Dear students, Assalamu alaikum. My name is Faisal Ali and you are watching Physics Fusion with Faisal Ali. एमडी कैट क्रैश कोर्स की सीरीज में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वो है वेव एंड ऑसिलेशंस का चैप्टर। वैसे तो एमडी कैट के अंदर इस चैप्टर से सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं काफ़ी, लेकिन सिलेक्टेड हैं। लेकिन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसकी वजह ये है कि बगैर ऑसिलेशंस और वेव्स को डिटेल में पढ़े बगैर आप उनके मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर सकते, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट थोड़े से ट्रिकी होते हैं, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होता है और एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ रिलेट कर रहा होता है। तो आज हम इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक, जो कि बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हुक्स लॉ कहते हैं, उसको कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वाइब्रेटरी मोशन। अगर हम बात करें वाइब्रेटरी मोशन की, तो एक स्टेप पीछे चलते हैं और देखते हैं कि मोशन किसे कहते हैं। मोशन बेसिकली मूवमेंट को कहते हैं, बॉडी की मूवमेंट को कहते हैं व्हेन सब्जेक्टेड टू फोर्स। जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई होती है तो वो मूव करती है। मोशन की मल्टीपल टाइप्स। नंबर 1 ट्रांसलेशनल मोशन, नंबर 2 रोटेशनल मोशन एंड नंबर 3 वाइब्रेटरी मोशन। थर्ड जो मोशन है वाइब्रेटरी मोशन, हम उसे एनालाइज करते हैं वेव एंड ऑसिलेशन के चैप्टर में। तो सबसे पहले आते हैं कि व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन, आखिर होती क्या है। अगर आप इसकी डेफिनेशन पर आ जाएं, फॉर एग्जांपल इन द वेरी फर्स्ट रो, टू एंड फ्रो मोशन अराउंड अ कॉमन पॉइंट और सेंटर, और इस कॉमन पॉइंट या सेंटर को आप मेन पॉइंट या मेन पोजीशन भी कहते हैं, इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। एक ऐसी मोशन जो किसी एक कॉमन पॉइंट के अराउंड हो और बॉडी एक डेफिनेट पॉइंट से दूसरे डेफिनेट पॉइंट तक झूल रही हो, बैक एंड फोर्थ मूव कर रही हो, या इसको टू एंड फ्रो मोशन कहा जाए, तो इस मोशन को कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। एक कॉमन पॉइंट के अराउंड अगर आपकी बॉडी बैक एंड फोर्थ मूव कर रही हो तो उसे वाइब्रेटरी मोशन कहा जाता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन है बैक एंड फोर्थ, पीछे की और आगे की तरफ मोशन, उसे हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो टू एंड फ्रो का भी वही मतलब है जो कि बैक एंड फोर्थ का मतलब है। तो इन दोनों सूरतों में या इन दोनों वो डेफिनेशन, दोनों वर्ड्स को इस्तेमाल करके टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ, आप वाइब्रेटरी मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास क्या है चीजों को एनालाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल सबसे पहले स्प्रिंग अगर हम ले लें, तो स्प्रिंग के अंदर सलाहियत होती है कि आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। जब आप उसको पुल करेंगे तो उसकी बेसिकली वो एक्सटेंड होगा, वो डिस्प्ले आप मैश को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव कर सकते हैं। और जब आप उसे छोड़ेंगे, जब आप उसे रिलीज करेंगे, तो वो फिर बैक एंड फोर्थ मूव करेगा, अनलेस कंटिन्यूस एनर्जी लॉस की वजह से वो फाइनली स्टॉप ना हो जाए। अब आते हैं हुक्स लॉ पे, मोशन अंडर इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स। हुक्स ने डिफाइन किया था कि अगर आपके पास इलास्टिक बॉडी स्प्रिंग है तो उसके ऊपर या उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होती है। तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे, या उस फोर्स का मैग्नीट्यूड किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यहां पे देखें, व्हेन एन इलास्टिक स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स, स्प्रिंग एक्सटेंड्स एंड एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जैसे ये स्प्रिंग हमने यहाँ पे बनाया, अगर मैं इस स्प्रिंग को इस तरफ स्ट्रेच कर दूं, तो बेसिकली ये इसकी रेफरेंस पोजीशन है, जिसे मीन पोजीशन कहते हैं। और यहाँ पे अगर हम सपोज कर लें कि इसका इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट था वो 0 था, क्योंकि ये मीन पोजीशन है, और मैं इसको इस पॉइंट पर ले आता हूं जो कि इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम का मतलब ये होता है कि वो पॉइंट जहां तक आप बॉडी को डिस्प्लेस करें या स्ट्रेच करें, और वो चेंजेस वहां तक जाने में जो चेंजेस आई हैं वो परमानेंट ना हो जाए, तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। दूसरे वर्ड्स में हम ये कहें कि स्प्रिंग को अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो वो फाइनली जो चेंज होगा उसमें परमानेंट हो जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। उससे जस्ट पहले पहले तक का जो पॉइंट होगा उसको एक्सट्रीम पॉइंट कहेंगे, जहां से स्प्रिंग वापस आ सकता है। या आप इसको ऐसे कहें कि विद इन द इलास्टिक लिमिट्स ऑफ अ बॉडी, अगर आप किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं तो उसको एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं। अब जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, इलास्टिक स्प्रिंग को, और एक्सटेंशन उसके अंदर होगी, उसकी लेंथ बढ़ेगी, तो उसकी जो लेंथ है बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अप्लाइड फोर्स के।
स्प्रिंग खुद तो नहीं एक्सटेंड करेगा, आप उसे पुल करेंगे, जब आप पुल करेंगे तो वो एक्सटेंड होगा। तो जितनी आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी एक्स के। जितना डिस्प्लेस किया जाएगा, जितनी आप फोर्स अप्लाई करेंगे उतना वो डिस्प्लेस होगा। तो फोर्स अप्लाइड जो होती है या एक्सटर्नल फोर्स होती है वो बराबर होती है किसके, के एक्स के। अब इस लॉ को इंटरप्रेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर आप इस लॉ को एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से लिख रहे हैं तो फिर F इज इक्वल टू के एक्स लिखा जाएगा, क्योंकि जब आप फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्स बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि हुक्स ने रीस्टोरिंग फोर्स को इंट्रोड्यूस किया था, उसके बारे में बताया था, तो अगर हम उसके हिसाब से लिखें तो ये होगा, पहले हम रीस्टोरिंग फोर्स को डिफाइन करते हैं। टेंडेंसी ऑफ एन एक्सटेंडेबल बॉडी, टेंडेंसी सलाहियत को कहते हैं कि सलाहियत एक्सटेंडेबल बॉडी की, जो बॉडी स्ट्रेच हो सकती है, टू रिकवर, कि वो अपनी रिकवर करे ओरिजिनल स्टेट को, इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी या वो इलास्टिक प्रॉपर्टी जिसमें बॉडी अपनी 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 कंडीशन को दोबारा रीगेन कर लेती है, रिकवर हो जाती है, उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ड्यू टू विच स्प्रिंग अपोजेस एक्सटर्नल फोर्स, सच फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। अब आप किसी स्प्रिंग को पुल करते हैं, आप उस पर लगातार फोर्स लगाते हैं और उसको एक सर्टेन पॉइंट पर लेकर आते हैं। अब जब आप उसे रिलीज करेंगे तो वो खुद ब खुद वापस आएगा। इसका मतलब यह है कि सिस्टम के अंदर ये सलाहियत आपके पुल करने से जनरेट हो गई कि वो सिस्टम को वापस लेकर आए। अब वो जो सिस्टम को वापस लेकर आने वाली फोर्स है उसे हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब रीस्टोरिंग फोर्स क्योंकि सिस्टम के अंदर है, स्प्रिंग के अंदर जनरेट होगी, एक्सटर्नल नहीं है जैसे आपने पहले अप्लाई की हो, तो रीस्टोरिंग फोर्स बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है अमाउंट ऑफ स्ट्रेच के। जितना आप ज्यादा स्ट्रेच करेंगे उतनी रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा पैदा होगी। अक्सर आपने देखा होगा कि डोर के ऊपर क्लोज करने के लिए एक डिवाइस लगी हुई होती है। जब आप डोर को कम खोलते हैं तो डोर स्लोली वापस आता है, और जब डोर को आप ज्यादा खोलते हैं तो इनिशियली डोर थोड़ा सा तेजी से वापस आता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप डिस्प्लेस करेंगे, जितना ज्यादा आप स्ट्रेच करेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स उतनी ज्यादा जनरेट होगी। देन दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका एक्स इस तरफ है, इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली आपकी रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि बॉडी वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगी। इस पॉइंट को भी हम नेक्स्ट स्लाइड में एड्रेस करेंगे। तो अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी हटा दें तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ रीस्टोरिंग फोर्स बराबर होगी माइनस के एक्स। इस इक्वेशन को हुक्स लॉ कहा जाता है। नेगेटिव साइन शोज दैट रीस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। जैसे अभी मैंने कहा कि जो आपकी रीस्टोरिंग फोर्स है जो कि सिस्टम को वापस लेकर आएगी, वो और एक्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर इस तरफ रीस्टोरिंग फोर्स है तो इस तरफ बेसिकली एक्स होगा, तो ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं, 180 डिग्री पर होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। इस वजह से इनके दरमियान में माइनस साइन यूज की जाती है। उसके बाद के जो है उसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है। आप इसे मटेरियल कांस्टेंट भी कह सकते हैं, फोर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है। कीप इन माइंड, फोर्स कांस्टेंट मल्टीपल टाइम यूज किया जाता है, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मटेरियल जो आप यूज कर रहे हैं उस पर। कुछ मटेरियल ज्यादा इलास्टिक होते हैं, कुछ कम इलास्टिक होते हैं। तो इट इज नॉट ए यूनिवर्सली कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल टू मटेरियल एंड द साइज। तो उसके हिसाब से आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको मिलती है। अगर आप इस इक्वेशन से अपने स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहें, का यूनिट देखना चाहें, तो स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर होता है F अपॉन एक्स के। फॉर्मूले से अगर आप लिखें तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एक्स का यूनिट होगा मीटर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का जो यूनिट बनेगा वो बनेगा न्यूटन मीटर इनवर्स। तो कीप रिमेंबर दिस, स्प्रिंग कांस्टेंट, मटेरियल कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट का जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन मीटर। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो बेसिकली हुक्स लॉ की थोड़ी सी एक्सटेंशन है, थोड़ी सी डिटेलिंग। सबसे पहले हम फिगर समझते हैं। अगर आप फिगर को देखें
तो यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर स्प्रिंग दिखाया गया है। ये बेसिकली दिस इज योर 1 पॉइंट। पहले हम इसे समझेंगे। मैं आप ये कह लें कि दिस इज योर स्टेप नंबर 1, दिस इज योर स्टेप नंबर 2 एंड दिस इज योर स्टेप नंबर 3। बहुत आसान है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, आपको इसकी सारी फिजिक्स समझ में आ जाएगी। अगर आप मास को इनिशियली यहाँ पे आपको मिलता है, आपको एक बॉडी मिलती है जो एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर मौजूद है, ऊपर मास अटैच है स्प्रिंग के साथ, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है और यहाँ पे मौजूद है। तो आप इस पॉइंट जिसे ओ मैं कह रहा हूं, इसे आप मीन पोजीशन कह सकते हैं और यहाँ पे बॉडी अभी रेस्ट में। आप अगर इसे स्ट्रेच करें, लेट्स सपोज आप इस डायरेक्शन में स्ट्रेच करते हैं, दिस इज योर स्टेप नंबर 2। आपने स्ट्रेच किया किस पॉइंट तक? ए पॉइंट तक आपने स्ट्रेच किया। यहां पे आपने इसको स्ट्रेच करके होल्ड किया हुआ है। अच्छा, जब आपने इसको होल्ड किया हुआ है तो बेसिकली आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की थी, इस वजह से वो स्ट्रेच हो गया। इस एफ अगर एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से अगर आप फॉर्मूला लिखें तो वो लिखेंगे एफ इज इक्वल टू के एक्स, लेकिन हमें रीस्टोरिंग फोर्स के हिसाब से लिखना है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। अगर यहां से आप इस बॉडी को रिलीज कर दें तो ये यहां पे मौजूद नहीं रहेगी, ये वापस आएगी। वापस क्यों आ रही है? क्योंकि आपने x तो इस तरफ बढ़ाया था, ये डायरेक्शन है x की, आपने x तो इस तरफ बढ़ाया था, तो सिस्टम वापस इसलिए आ रहा है कि जो सिस्टम की रीस्टोरिंग फोर्स है वो बेसिकली एक्ट करेगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन ये है, तो बॉडी ने टेक्निकली रीस्टोरिंग फोर्स के साथ वापस आना, तो x इस तरफ था टुवर्ड्स राइट और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जब बॉडी वापस मूव करेगी तो वो मेन पोजीशन पर स्टे नहीं करेगी, मेन पोजीशन पर रुकेगी नहीं। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि आपने मूव तो मेन पोजीशन से किया था, लेकिन ये बॉडी तो आगे चली गई। तो बेसिकली जैसे आप स्विंग लेते हैं, स्विंग करते हैं या झूला लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि आप मेन पोजीशन से किसी झूले को पीछे लेकर आए और फिर रिलीज करें तो झूला मीन को क्रॉस कर जाता है। तो उसका एक रीजन होता है जो हम आगे चल के अभी देखेंगे। लेट की बॉडी यहां से आगे मूव कर जाती है और स्प्रिंग पहले जब जो कि स्ट्रेच था, अब वो थर्ड सेगमेंट में या थर्ड पार्ट में कंप्रेस हो जाता है। फाइनली बॉडी उसको मैक्सिमम कंप्रेस करती है और फाइनली आप दूसरी तरफ एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। तो एक एक्सट्रीम पॉइंट ये रहा और एक एक्सट्रीम पॉइंट ये था जो कि ए पॉइंट था। अब यहां पे एक्स किस तरफ बढ़ा? इस तरफ, क्योंकि पहले आपने उस तरफ स्ट्रेच किया था, अब बॉडी खुद ब खुद मूवमेंट की वजह से इस तरफ आ गई, कंप्रेशन हो गया। अब आपका एक्स जो है वो इस तरफ है, लेकिन अगेन आपका मेन पॉइंट ये है, तो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स अगेन मेन पोजीशन की तरफ होगी। तो ये दोनों वेक्टर्स बेसिकली अभी भी आपस में क्या है? अपोजिट है। तो इनके दरमियान अभी भी एंटी पैरेलल कंडीशन है, तो दोनों 90 डिग्री पर हो। अब for example, consider a body mass m attached to the one end of the elastic spring while other end is fixed. एक फिक्स था और एक फ्री था जिसके साथ मास अटैच था। This was your point number 1. Let the system to be placed on a smooth frictionless horizontal surface. हमने सिस्टम को एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है जो कि फ्रिक्शनलेस है। If we displace mass m from its mean position, अगर आप उसके मास m को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं और पॉइंट 8 तक लेकर आते हैं बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से, बाहर से फोर्स अप्लाई करने से, लेट डिस्प्लेस टू अ पॉजिटिव एक्सिस, आपने एक्स एक्सिस में डिस्प्लेस किया टुवर्ड्स राइट, देयर विल बी अ इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स ऑन द मास इक्वल्स टू द लेफ्ट टू द अपोजिट साइड ऑफ द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। तो आपने स्ट्रेच अगर राइट की तरफ किया था तो एक्सटर्नल फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स आपकी लेफ्ट की तरफ पैदा हो जाएगी। एज द बॉडी रिलीजेस, और जैसे ही बॉडी आप रिलीज करेंगे वो स्ट्रेच करना शुरू, स्ट्रेचिंग बॉडी को, तो वो ऑसिलेशन शुरू कर देगी अराउंड अ मीन पोजीशन। तो मीन पॉइंट के अराउंड वो ऑसिलेट करना शुरू कर देगी। एट पॉइंट ओ इट विल नॉट स्टॉप ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से बॉडी नहीं स्टॉप होगी यहां पे और वो क्रॉस कर जाएगी और फिर बॉडी बी पॉइंट की तरफ जाएगी
और वहां पे कुछ और डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, जैसे इस डायरेक्शन में हुआ, और आपकी बॉडी कंप्रेस हो जाएगी या आपका स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। एट पॉइंट बी वंस अगेन इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स, और पॉइंट बी के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर अगेन इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, और फिर आपकी बॉडी दोबारा अपोजिट डायरेक्शन में, या एक्स और एफ जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे और बॉडी दोबारा मेन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगी। एक पॉइंट यहां पर याद रखिएगा कि एक्सट्रीम पर पहुंचने के बाद ही रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट नहीं होती। जैसे ही आप मेन पोजीशन को लीव करेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेच होगा या कंप्रेस होगा, दोनों सूरतों में मीनवाइल आपकी रीस्टोरिंग फोर्स भी जनरेट होकर बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर आप यहां पे इसका फॉर्मुलिज्म देखें तो रीस्टोरिंग फोर्स बराबर होती है माइनस के एक्स, हम लास्ट में भी पढ़कर आए। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें पता है कि एफ बराबर होता है एम ए के, ठीक है। अच्छा, इसी एफ बराबर होता है एम ए के, तो आप इसकी जगह पे रीस्टोरिंग फोर्स की जगह पे एम ए लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से आपकी इक्वेशन ऑर्गेनाइज हो जाएगी। एम अगर उधर उधर मूव कर दें दूसरी साइड पे, तो ए इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। अगर आपको कोई बॉडी को सिस्टम दिया जाए, उसमें स्प्रिंग अटैच्ड है, उसमें मास लगा हुआ है, आपके पास प्लेस्ड है, तो ऑब्वियसली उसका स्प्रिंग कांस्टेंट एक कांस्टेंट नंबर होगा, जो आप मास अटैच करेंगे वो एक कांस्टेंट नंबर होगा। तो आप k अपॉन m को एक कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्टिकुलर सिस्टम। तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट, बेसिकली इसकी जगह पर आएगा a मल्टीप्लाई बाय x। अब कांस्टेंट को अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से अगर आप इस इक्वेशन को जज करना चाहें, then you can see your acceleration is directly proportional to amount of stretch or amount of compress, ठीक है, but direction is opposite because a और x दोनों opposite होते हैं। और वो ये understandable भी है क्योंकि acceleration का ताल्लुक है फोर्स से, और अगर restoring फोर्स x के opposite है तो a जो कि acceleration है तो वो भी x के opposite ही होगा। ठीक हो गया। अब यहां पे दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट और एक लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर करने होंगे, और ये वेव्स में भी हम इसको बार बार यूज करेंगे, तो अभी आप इसको क्लियरली समझें। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे अगर बॉडी मीन पोजिशन से या मीन पोजिशन पे है या किसी और पॉइंट पर है, तो उसकी कोई ना कोई पोजिशन कंसीडर की जाएगी, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब वो बॉडी मीन पे भी हो सकती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो, मीन से एक्सट्रीम के बीच में हो सकती है तो कोई उसका वैल्यू, कोई उसकी वैल्यू होगी। अगर वो एक्सट्रीम पे हुई तो अगेन उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है कि बॉडी एक्चुअली किस जगह पे मौजूद है एट द टाइम। दूसरा पॉइंट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन ईदर साइड। बॉडी चाहे आप राइट मूव करें या लेफ्ट स्ट्रेच करें या राइट स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम स्ट्रेच या मैक्सिमम कंप्रेस जो आप कर सकते हैं उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो यहां पे आके छोटी सी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स की दिमाग में आती है कि फिर ये दोनों सेम चीजें होने लगती हैं। असल में दोनों सेम नहीं है। मिसाल के तौर पे एक बॉडी है, उसके स्प्रिंग को आप एक डायरेक्शन में 1 मीटर तक स्ट्रेच कर सकते हैं और 1 मीटर से जस्ट आगे वो चेंजेस परमानेंट हो जाएंगी, सिस्टम वापस नहीं आएगा। तो इसका एम्पलीट्यूड हम मानेंगे 1 मीटर, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम स्ट्रेचेबल लिमिट है उस बॉडी की जहां तक आप बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये होगा 1 मीटर। 1 मीटर राइट में भी, मतलब स्ट्रेचिंग डायरेक्शन में भी, और कंप्रेसिंग डायरेक्शन में भी या कंप्रेस डायरेक्शन में भी, तो इसे एम्पलीट्यूड कहेंगे। जब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की इसी बॉडी के लिए, तो बॉडी चाहे मीन पे हो, मिड पॉइंट पे हो या एक्सट्रीम पर हो, मतलब 1 मीटर पे मौजूद हो, किसी भी पॉइंट पे मौजूद हो, तो उस टाइम के ऊपर जो पॉइंट होगा उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है, उसे हम एम्पलीट्यूड नहीं कहेंगे, क्योंकि लाजमी नहीं है कि आपका ऑसिलेटिंग सिस्टम 1 मीटर टू 1 मीटर बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा हो सकता है 0.5 टू 0.5 मूव कर रहा हो सकता है 0.1 टू 0.1 मूव कर रहा हो, डिपेंड करता है।
लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेचेबल लिमिट कितनी है 1 मीटर, तो उसे 1 मीटर को हम एम्पलीट्यूड कहेंगे और पॉइंट टू पॉइंट एट टाइम बॉडी आपकी जहां पे मौजूद है उसे हम बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि अगर आप किसी बॉडी को डिक्लेयर करते हैं कि ये बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन पजेस करती है तो उसके पास या की फीचर्स कौन से होने चाहिए। सो दे आर फ्यू पॉइंट्स आप फिंगर टिप्स पे जज कर सकते हैं कि कोई बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरे पास एक पॉइंटर है, लेट सपोज, इस पॉइंटर को मैं पर्पसफुली एक्सटर्नली इस तरह एक पॉइंट के अराउंड मूव करें तो ये वाइब्रेटरी मोशन तो आप कह सकते हैं, लेकिन आप इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कह सकते। उसकी रीजन ये है कि ये बॉडी जो मैं मूव कर रहा हूं इसके अंदर कोई सेल्फ जनरेटेड रीस्टोरिंग फोर्स मौजूद नहीं है। मैं इसको खुद मूव कर रहा हूं, जब मैं स्टॉप कर दूंगा ये स्टॉप हो जाएगी, इस तरफ आऊंगा मैं स्टॉप करूंगा ये स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाए तब मैं कह सकता हूं कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन रखने वाली बॉडी। तो कौन से वो पॉइंट है जिन्हें हम जज करेंगे? नंबर 1, इट्स मोशन इज वाइब्रेटरी, उसकी मोशन जो है वो वाइब्रेटरी होनी चाहिए, मतलब वो एक कॉमन पॉइंट के अराउंड मूव कर रही हो, रोटेट कर रही हो। रीस्टोरिंग फोर्स एक्स ऑन द सिस्टम, बॉडी में रीस्टोरिंग फोर्स की प्रेजेंस होनी चाहिए। नंबर 3, जब रीस्टोरिंग फोर्स होगी तो हुक्स लॉ अप्लाई हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट हुक्स लॉ, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऑब्वियसली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? डिस्प्लेसमेंट के। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, और माइनस साइन इंडिकेट करती है कि ये दोनों अपोजिट होते हैं। एक्स अगर राइट की तरफ है तो ए जो है वो टुवर्ड्स मेन पोजीशन होगा, एक्स अगर लेफ्ट की तरफ है तो ए जो है वो टुवर्ड्स अपोजिट साइड मेन पोजीशन की तरफ होगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट, energy of the oscillating system between kinetic energy and potential energy, but the total energy of the system remains constant। तो जो एनर्जी होती है सिस्टम की वो ऑसिलेट करती है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। आप इसको ऐसे कह लें कि टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के। इट मींस आप एक्सट्रीम पे हैं, आप मीन पे हैं, आप इन बिटवीन कहीं पे मौजूद हैं, आपकी बॉडी की टोटल ओवरऑल जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो किसी भी पॉइंट पर सेम रहेगी। उसके बाद हम आते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के। नंबर 1, मोशन ऑफ द बॉडी अटैच्ड टू द एंड ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग। अगर बॉडी एक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है तो वो बेसिकली इलास्टिक कह लें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन रखती है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि हम स्प्रिंग के लिए बात कर रहे हैं, हुक्स लॉ के लिए। दे आर मल्टीपल अदर ऑब्जेक्ट्स जो सिंपल हार्मोनिक मोशन रखते हैं, लेकिन फिर हम वहां हुक्स लॉ नहीं अप्लाई करते, वहां पे डिफरेंट फॉर्मुलिज्म यूज की जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल, सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ अ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अगर एक सिंपल पेंडुलम है, एक स्ट्रिंग है, STRING, तो मिक्स नहीं कीजिएगा, ये स्प्रिंग नहीं है, ये स्ट्रिंग है। उसके साथ अगर आप किसी बॉल को अटैच कर देते हैं और डिस्प्लेस करके रिलीज करते हैं तो बॉडी जो है वो इस तरह ऑसिलेट करती है। मोशन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिप, अगर एक सिंपल सी स्ट्रिप है, जैसे वर्टिकली किसी स्ट्रिप को आप ऐसे शफल करके ऐसे डिस्टर्ब करके छोड़ देते हैं तो वो इस तरह वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। मोशन ऑफ द प्रोंग्स ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क, बेसिकली दिस इज द स्ट्रिप। अगर आप इसे ट्यूनिंग फॉक्स देख लें तो जैसे ट्यूनिंग फॉक्स को किसी ऑब्जेक्ट के साथ हिट करके आप थोड़ा रिलीज कर देते हैं या देखते हैं तो उसके जो प्रॉन्ग्स होते हैं या जिन्हें आर्म्स भी आप कह लें वो बेसिकली वाइब्रेट कर रहे होते हैं। दे आर जनरेटिंग सम सॉर्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो एक कॉमन पॉइंट के अराउंड वाइब्रेट कर रहे होते हैं ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। तो उन्हें हम कहते हैं बेसिकली कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन रखती है। अब यहाँ पे एक चीज हम डिस्कस कर लें कि बॉडी सेंटर को क्रॉस क्यों करती है।
आपने बॉडी को डिस्प्लेस, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। लेट सपोज ये हमारा स्ट्रेच, यहाँ पे हमारा मास मौजूद है, मीन पोजीशन आपकी यहाँ पर है। आपने बॉडी को इस पॉइंट से यहां तक एक्स मूव किया था, लेकिन बॉडी जब आप रिलीज करते हैं तो यहां पर स्टे नहीं करती बल्कि इसको क्रॉस कर जाती है। तो इसका रीजन क्या होता है? तो देखें, जिस डायरेक्शन में आपने कंप्रेस या स्ट्रेच किया होता है, उस हाफ जर्नी में या उस क्वार्टर के अंदर जो चीज सिस्टम को वापस लेकर आती है वो रीस्टोरिंग फोर्स है। क्या चीज है? वो रीस्टोरिंग फोर्स है। लेकिन जो बॉडी मेन पोजीशन को क्रॉस कर जाती है वो बेसिकली इनर्शिया कहा जाता है उसे। तो ये जो इलास्टिसिटी है या इलास्टिक मोशन है या वाइब्रेटरी मोशन है या ऑसिलेटरी मोशन है, इसमें दो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है रिस्टोरिंग फोर्स जो बॉडी को वापस लेकर आती है, और दूसरा होता है इनर्शिया जो बॉडी को मेन पॉइंट से क्रॉस कर देता है। जब पॉइंट बॉडी दूसरी तरफ मैक्सटीन पे पहुंचती है तो अगेन वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स वापस आ जाती है और फिर वो सिस्टम को वापस लाती है। सिस्टम अगेन मेन पॉइंट को क्रॉस कर जाता है और फिर इनर्शिया उसको आगे ले जाता है। तो ये एक ऑसिलेशन में अगर आप दो जर्नीज हैं, एक राइट वर्ड एक लेफ्ट वर्ड, तो इन दोनों में ये इनर्शिया और रीस्टोरिंग फोर्स कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हैं और आपकी बॉडी ऑसिलेट कर रही होती है। उम्मीद है आपको हुक्स लॉ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट में जरूर पूछें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।